तो फ्रेंड्स मैंने बोला कि सेक्टर्स यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में, मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर में जो हॉस्पिटलिटी मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं उससे जो रिपोर्ट्स निकलती हैं वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का स्कोप है, ऑनलाइन चैरिटी में स्कोप है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कोप है। जो कंपनी अपनी तरफ से टर्म्स और नॉर्म्स के अनुसार वेब की जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब जो कि कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट डिज़ाइन कराते हैं उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको डिफाइन करती है। ऑनलाइन बिजनेस सर्विसेज होस्टिंग, अगर कोई भी बिजनेस जो आना चाहता है, मतलब कंपनी में जो कंपनी की कोई भी प्रोफाइल है वो बिजनेस जो है वेबसाइट के तौर पे जो है सामने पब्लिश होती है, तो उस पब्लिश से पहले हॉस्टिंग लेनी पड़ती है, हॉस्टिंग परचेज करनी पड़ती है और उस हॉस्टिंग को लेने के बाद उसका डोमेन नेम डोमेन एक्सटेंशन डिसाइड होता है। उस डोमेन नेम डोमेन एक्सटेंशन परचेज करने के बाद वो पब्लिश की जाती है वेब में। फिर बात करते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है कि जो आप जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है कि आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करें, भीम की एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, जैसे गूगल पे, पेटीएम और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो आप अगर इस्तेमाल करें तो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है कि जो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बैंक की मतलब जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ का नेट बैंकिंग इस्तेमाल करें, डीमेट अकाउंट इस्तेमाल करें, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे भी, तो ये ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज का अंतर्गत आता है। यानी कि आप पैसे का ऑनलाइन जहाँ पे भी आप पैसे का लेन देन करें, चाहे वो डेबिट हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, ध्यान रखिएगा, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर सेल परचेज करें वहाँ पे भी ऑनलाइन सर्विसेज ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है। यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा चाहे आप खरीदें, चाहे बेचें, चाहे आप पैसे किसी को सेंड करें, चाहे अपने अकाउंट में पैसे मंगवाएं, ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल होता है और यूज़ होता है और आज के स्कोप में सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो भी रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्पष्ट होता है कि बैंक के अकाउंट से आपका इतना पैसा कटा, किसके अकाउंट में गया, ठीक है, और आपके पास पूरा लेन देन का ट्रांजेक्शन की समरी होती है या लीजर होता है कि आप देख पाते हैं कि हमारा इतना पैसा था, इतना पैसा कहाँ पे कटा गया और कितना पैसा कहाँ पे गया, कि हमने डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, ये आप देख पाते हो। ये सारी से तो इसमें ऑनलाइन सर्विसेज के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं आपके लिए। जब आप देखते हैं पास्ट की हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो पे बिल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स ऑनलाइन। अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट के बिल्स, पे बिल्स के बारे में, चाहे वो वाटर टैक्स हो, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे वो तो और भी जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं वो उसको आप जो है नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, भीम की एप्लीकेशन से भी आप पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप पब्लिक सेक्टर से जितने भी बैंक से रिलेटेड, बैंक से जो आपको यूज़र आई डी पासवर्ड मिला है उससे रिलेटेड आप जो है पे कर सकते हैं। अब तो पोस्ट ऑफिस की भी सर्विसेज चल रही है, पोस्ट ऑफिस में भी आप चाहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अब सिर्फ बैंक तक ही सीमित नहीं रह गया है, तो पोस्ट ऑफिस का सेक्टर भी बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अडॉप्ट कर लिया है। अगर बात करें तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक कार्ड मिलता है जो ATM जैसा होता है और उसको आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन नेट बैंकिंग एंड भीम एप्स ट्रांजेक्शन और ये मैंने आपको बताया कि नेट बैंकिंग आपको बैंक से रिलेटेड नेट बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड नेट बैंकिंग और भीम एप्लीकेशन से रिलेटेड बैंकिंग, ऑनलाइन बैंक मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट अकाउंट से ही कटता है पैसा। अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुँचता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो बात यह है कि नेट बैंकिंग और भीम एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को अडॉप्ट करता है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिशिंग, सोर्सिंग एंड सेल्स। अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी अगर सैम्पलिंग हो चुकी है, सैम्पलिंग होने के बाद जो है मशीनरी में जो है उससे प्रोडक्शन किया गया, उसका जो है पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद जो है उसकी पब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि
उस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को या उस प्रोडक्ट के सैंपल को जो है एडवर्टाइजिंग के द्वारा जो है प्रमोट किया जाता है, वेबसाइट्स के द्वारा प्रमोट किया जाता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के द्वारा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसमें SEO या रिसर्च इंजन ऑटोमाइजेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या गूगल को पे करके जो है एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों तक रीच पहुंचती है उस प्रोडक्ट की, और इसमें लोगों की जो है डिमांड आती है। जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी सेल्स बढ़ती है। इसकी वजह से जो है प्रमोशन से क्या होता है कि लोगों के दिमाग में होता है कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इससे क्या होता है कि वो एडवर्टाइजर्स के द्वारा जो है मार्केटर्स और कस्टमर्स और कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जिसकी वजह से सेल्स का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ईजिली जनरेट होता है। तो ये पूरा मैंने आपको बताया। एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज उसकी मार्केटिंग करने के लिए और उसकी बिजनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो है प्रमोट करवाते हैं, जिसके द्वारा जो है लोगों को ट्रस्ट होता है और वो प्रोडक्ट ईजिली परचेज कर लेते हैं। जो मीडिया है या पब्लिक है वो उन पर ट्रस्ट करती है, इस वजह से प्रोडक्ट्स को उनके फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है परचेज कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मिस्टर शाहरुख खान जी ने या मिस्टर सलमान खान जी ने या मतलब किसी ने भी प्रमोट किया है तो ये ट्रस्ट एबल हैं, और ये इनका जो जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं वो भी भरोसेमंद होगा। तो इस वजह से उनके फेस वैल्यू को भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड ऑनलाइन OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। मीडिया एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो ऑनलाइन आज के समय में, पहले के समय में क्या था, वीडियो कैसेट्स सेल होते थे, फिर उसके बाद CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क आई, फिर उसके बाद DVD आई यानी डिजिटल वीडियो डिस्क आए, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी 4.7 GB और CD की होती थी 700 MB की, और कैसेट्स की तो ऑडियो ही फॉर्म होता था, वीडियो फॉर्म होता ही नहीं था। उससे पहले प्लेयर्स चलते थे जिसमें बड़े कैसेट्स होते थे, उसकी भी स्टोरेज कुछ खास नहीं थी। तो फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड्स है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ठीक ठाक हुई, पेन ड्राइव में भी ठीक ठाक लोगों को स्टोरेज कैपेसिटी लगी। उसके बाद धीमे धीमे करके ये जितने भी DVD CD बिल्कुल ही मार्केट से आउट हो गए, और इसकी जगह इस्तेमाल होने लगे OTT प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। क्योंकि लोगों को जो है कुछ भी परचेज़ करना तो लोग ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर कंटेंट को परचेज़ कर लेते हैं, और इसके अलावा जो है लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब को प्रेफर करते हैं। डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेज़ॉन हो गया और नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब कंपनीज में जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की द्वारा ये कंपनीज जो है बिल्ड हो पाई, और ये मिलियंस ऑफ लोगों के सामने जो है अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया। इसमें एडवांटेजेस ये है कि लोगों जहाँ पे भी जब भी चाहे कहीं पर भी चाहे वो उसको जो है देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ईजी टू लर्न है या ईजी टू यूज़ है। और इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जिनके इन कंपनीज़ के बहुत सारे पहले क्या थे, शॉप्स थे, शॉप से लोग CD DVD ये लोग परचेज़ करते थे, अब वो शॉप्स में अब लोग नहीं जाते। ये जो शॉपकीपर्स थे वो किसी और बिजनेस पे शिफ्ट हो गए, और जो इससे रिलेटेड थे वो इस बिजनेस में गए। फिर NSM नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी हम अपने डेटा को अपलोड कर रहे हैं सर्वर पे, ठीक है, वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं या हम अपने इम्पोर्टेंट डेटा को अपलोड कर रहे हैं सर्वर पे, अब वो सर्वर में वो डाटा सुरक्षित रहे, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? साइबर सिक्योरिटी की। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो है वर्क करता है, इसलिए वर्क करता है कि आपका जो है डेटा सुरक्षित रहे और नेटवर्क सिक्योर रहे, उसमें हैकर से बचाता है, ठीक है, वायरस से बचाता है, और आपकी डेटा प्राइवेसी को रखना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोटेक्शन फैसिलिटी को भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर सोसाइटी के बारे में बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट
लागू, इसके इंस्ट्रक्शंस भी लागू बहुत ईजिली किए और उन्होंने ऐसा इंटरनेट को बनाया है या ऑनलाइन सर्विसेज को ऐसा बनाया है कि आपकी जो है प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मौजूद हो इंटरनेट पर, और आप ट्रस्टेबल यानी कि भरोसा कर सके इंटरनेट की ऑनलाइन सर्विसेज पर। तब आप जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। बाय टेलीकॉम ISP इंटरनेट WWW टेलीकॉम सेक्टर आप जानते थे पहले के समय में लीस्ट रिलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था इंटरनेट की सर्विसेज को देने के लिए, जिसमें स्पीड kbps से भी कम या kbps में आती थी। फिर धीमे धीमे करके फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करने लगा टेक्नोलॉजी। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स देते हैं जिसमें स्पीड Gbps तक जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्पीड कनेक्टिविटी यूज़र को मिली, जिससे कि वह सारे से इंटरनेट रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पा रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल कर पा रहा है क्लाइंट। तो WWW यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, ये जहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है वहाँ पे एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इस प्रकार से इस्तेमाल होती है। सर्विलेंस, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल नेविगेशन, आपका ट्रांसपोर्ट, आप मान लीजिए आप ऐसा यू आर अ ट्रक ओनर या यू आर अ बस ओनर, आपका ट्रांसपोर्ट ड्राइवर लेकर के चला गया है, पर वो ट्रांसपोर्ट इस वक्त किस जगह पे है, रनिंग कंडीशन में है कि वो स्टैंड कंडीशन में है, किस जगह पे है, वो नेविगेशन और सर्विलेंस से आपको पता चल जाता है। अगर उसमें आपने कैमरेज भी लगा रखे हैं अपनी व्हीकल में भी, तो उसको आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा जो है आप देख सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है और अंदर के पैसेंजर्स भी किस कंडीशन में है या आपका जो लगेज है वो किस कंडीशन में है। प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड क्लाउड स्टोरेज, प्रोटेक्शन सर्विसेज में मैंने आपको बताया फायरवॉल, पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इसके अलावा जो है साइबर सिक्योरिटी, ये 3 प्रोटेक्शन सर्विसेज होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट पर इस्तेमाल किए जाते हैं और जहाँ पे आपका जो है जो डेटा होता है बहुत ही सुरक्षित होता है। क्लाउड स्टोरेज को यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज होता है जहाँ पे आप जो क्लाउड स्टोरेज की जो कंपनीज पे भरोसा करके वहाँ पे आप अपना डेटा को अपलोड करते हैं और वो वर्ल्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा कहीं पे भी आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने गैजेट्स पर। तो ये प्रोटेक्शन सर्विसेज होती हैं और क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप भरोसा कर पाते हैं नेट की सर्विसेज पर। तो मैंने ये सारे सेक्टर्स मैंने बताए हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज इस्तेमाल की जाती है और लोग इसका बहुत ही ज़्यादा बखूबी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और भरोसा है तभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ये सर्विसेज हैं, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप 2-3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपका बहुत हाई फाई ट्रांजेक्शन होता है यानी कि आपके अकाउंट में बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, तो साइबर सिक्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए। साइबर सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि आप अपने पासवर्ड किसी को ना बताएं, अपनी OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड किसी को भी ना दें, ठीक है। अपनी कोई अननोन लिंक पे आप क्लिक ना करें। इसके अलावा जो है आप अपनी ईमेल में आए हुए लिंक्स को जो जहाँ पे रेड मैसेज का अलर्ट हो वहाँ पे आप कभी भी क्लिक ना करें। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। और हैकर से बचने के लिए हमेशा पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और टोटल सिक्योरिटी कोशिश करिए कि जो भी आप ले रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, उसका 100% वाला जो ऑप्टिमाइजेशन पैक होता है, जो टोटल सिक्योरिटी का होता है, वो ही लें। तो इससे आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। आप ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल करिए, लेकिन आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को ध्यान में रख के इस्तेमाल करें। डिसएडवांटेजेस इसलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि आप उसके लिए सिक्योरिटी अलर्ट कर रखिए और हमेशा अपने सिस्टम के फायरवॉल को हमेशा ऑन करके रखिए, जिससे कि अनऑथराइज्ड यूजर्स या अनऑथराइज्ड सोर्सेस आपके डेटा को हैक ना कर सके, आपके सिस्टम को हैक ना कर सके। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये सारे सेक्टर्स आपको बताने बहुत ही ज़रूरी थे। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।